हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का DY क्लासेस बाय रंजीत सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसके पहले के वीडियो को देख लिए होंगे। तो यार, आज हमारा क्लास 10 साइंस का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। तो आप लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, मतलब अम्ल और क्षार, और उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था सूचक। इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया। तो अब इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे टॉपिक को क्लियर करेंगे। मैं एक बार फिर से कहूँगा प्यारे दोस्तों कि यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। और अभी एक ही चैप्टर क्लियर हुआ है, अब हम लोग दूसरे चैप्टर में शुरुआत किए हैं। तो यदि आप मेरे साथ साथ चलते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की चीज़ें तो मैं पूरा तरीके से तैयारी करवा दूँगा। इसीलिए बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, मेरे साथ साथ चलिए। तो चलिए यार, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दिया गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो यार, क्या करना होगा, ध्यान से देखिए कि जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके लवण तथा जल बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर दोस्तों, मैंने ये डेफिनेशन पढ़ दिया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे या समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो के अंत तक नहीं जाएंगे तब तक आप ऊपर से यहाँ देख लिए, उसके बाद चले गए तो क्या समझ में आ गया यार? तो देख सकते हैं आप कि यानी हम अम्ल और क्षार उन दोनों का परस्पर क्रिया करा दें तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे और ये क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। और यही क्या है प्यारे दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ हम लोगों ने लिख लिया अम्ल और क्षार का जब परस्पर क्रिया कराया जाएगा तो लवण प्लस जल। आप इतनी चीज़ों को ही याद करके आप परिभाषा बना सकते हो। एक बात याद रखिएगा कि उसमें उष्मा भी निकलता है, याद रखिएगा। लवण और जल तो निर्माण होगा ही होगा, साथ में उसमें क्या निकलेगा? उष्मा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है MI स्टार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया है कि यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है बहुत ही अच्छे से वहाँ बताया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा जब अम्ल और क्षारक उचित मात्रा में यानी बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय और न तो क्षारीय होती है। यानी अम्ल और क्षार दोनों बराबर मात्रा में ले लिया जाए प्यारे दोस्तों, तो ना तो पता चले, मतलब ना तो उसका गुण अम्लीय ही रह जाएगा और ना ही क्षारीय। तो आप समझ रहे होंगे कि यदि 2 बराबर मतलब बल वाले व्यक्ति को लड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? कोई नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि लवण और अब लवण क्या है, क्योंकि अम्ल के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका, क्षार के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा। अब लवण के बारे में चलिए देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया में। हम लोगों ने अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखा उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे हो रही थी? अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर। तो यही कह रहा है कि अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्राप्त आयनिक ठोस को, जो आयनिक ठोस प्राप्त होगा यहाँ पे, वही उसी को हम लोग लवण बोलते हैं। यानी यहाँ देखा जाए तो ये HCl अम्ल है और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। जब हम इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो NaCl, ध्यान से देखिएगा, ये NaCl से क्रिया किया तो NaCl बन गया और H क्या है? और यहाँ वाले H से H और यहाँ पे क्या हो जाएगा? O, तो H2O बन गया और उष्मा निकल गया। तो यानी हम लोगों ने देखा अम्ल और क्षार ने परस्पर क्रिया किया और आज जो आयनिक ठोस मिला हमें NaCl, यही हमारा क्या है? लवण है प्यारे दोस्तों। ये है हमारा अम्ल और ये है हमारा क्षार। प्यारे दोस्तों, वीडियो में इंटरेस्ट आपका तभी आएगा जब आपकी मतलब नज़रें पूरी तरह से स्क्रीन पर हो। अगर आप दिमाग भटकाओगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप चाहो तो हेडफोन का यूज कर सकते हो ताकि आपके कानों में ही सारी चीज़ें गूंजे। अब देख सकते हैं यार कि हम लोगों ने इसी तो बहुत ही अच्छे से जब पढ़ लिया तो अब आता है प्यारे दोस्तों अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। वैसे NCERT में एक लाइन में ही दे दिया है अम्लों तथा क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, लेकिन मैंने इसे यहाँ डिवाइड कर दिया। पहले मैं आपको अम्लों के रासायनिक गुणधर्म बताने वाला हूँ। अम्ल का जब सब क्लियर हो जाएगा तो क्षारक का बता देंगे, इससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या है? रासायनिक गुणधर्म का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, जब इनमें एक दूसरी चीज़ों को मिलाया जाएगा तो क्या चेंजेस आने वाले हैं इनके अंदर, यही बात है। तो अगर हम बोल रहे हैं अम्ल की धातु से क्रिया, यदि हम धातु से यानी मेटल से अम्ल की क्रिया कराएं तो क्या होने वाला है? कह रहा है धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इसका मतलब अगर हम बोले प्यारे दोस्तों, यदि हम ना डालेदार जिंक को
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से क्रिया कराएं तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा, जानते हैं ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा और उसके बाद हाइड्रोजन निकल जाएगा। प्यारे दोस्तों यही है आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण, और गैस है तो भाई निकलेगा, तो एरो का निशान लगा देते हैं। तो अब यार प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा गुण कह रहा है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको वो जब बोर्ड एग्जाम में आएगा कि जब अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं अम्ल में हम ले रहे हैं HCl, धातु कार्बोनेट ले रहे हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे लवण बनने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बैलेंस कर ले रहा हूँ, यहाँ 2HCl ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NaCl प्लस जल बनाना है तो H2 और O इसमें से एक ले लेंगे, ऑटोमेटिक इसमें क्या बचा, 2 ही O बचा, तो CO2 लिख देंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं तीसरे वाले गुण पे बढ़ता हूँ। यहाँ दिया गया है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। तो अब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा, यानी यही HCl यदि हम धातु कार्बोनेट यानी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करा दे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए NaCl प्लस, अब ध्यान से देखिए H यहाँ का H2 और इसमें से एक O निकालेंगे तो O हो जाएगा प्लस CO, यानी चाहे धातु की हम मतलब अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराएं और चाहे अम्ल की हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराएं, दोनों ही स्थिति में हमारा मतलब कि लवण जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ही बनने वाला है। तो प्यारे दोस्तों आप आई होप आपको इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको नेक्स्ट की चीज़ें बताता हूँ। तो प्यारे दोस्तों अभी मैंने यहाँ की चीज़ों को मिटा दिया है। मैंने यहाँ की चीज़ें इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि मैं आपको चौथा वाला रासायनिक गुण बताना चाहता था, इसलिए 3 यहाँ है, चौथा यहाँ पे मैं बताने से पहले मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। यदि आपको ये चीज़ें पता होगा तो चौथा रासायनिक गुण बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो इसको आप मतलब कि ये जो मैं 2 दिखा रहा हूँ आपको, इसको याद कर लेना है प्यारे दोस्तों कि यदि धातु अधातु तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर अगला ही है प्यारे दोस्तों, आप डोंट वरी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यदि अधातु है और अधातु का ऑक्साइड यदि ले तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। यानी अधातु के ऑक्साइड की बात करें तो कैसी प्रकृति होती है उनकी, अम्लीय। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो अ प्लस अ ही आएगा। तो मैं ये समझाना चाहता था आपको ट्रिक से कि यदि हम देखें तो अ है तो अ ही आ रहा है, इसका मतलब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। उसी प्रकार धातु के ऑक्साइड की बात यदि करें तो क्षारीय होते हैं। अब हमारा जो चौथा गुण है करा है अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया। आपको ये केवल अपने दिमाग में याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको जानना होगा। तो अब जब करेंगे तो आप बोलेंगे कि क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं इसलिए अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। और जब अम्ल तो ले ही रहे हैं हम, बस धातु ऑक्साइड की बात कर रहे थे, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय। तो एक मतलब कुल मिला जुला कर इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया ही तो करा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यानी CuO ये है कॉपर ऑक्साइड प्यारे दोस्तों, इसकी अभिक्रिया हम HCl से करा दे रहे हैं। ये धातु ऑक्साइड है, ये है हमारा अम्ल। जब हम कराएंगे प्यारे दोस्तों तो हो जाएगा CuCl2। इसके लिए हम यहाँ पे 2HCl लेंगे। यहाँ CuCl2 हो गया, उसके बाद प्लस H2O। ये है लवण और ये है जल। आई होप प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब मैं आपको ले चलता हूँ क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म पे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्षारकों का रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ देख सकते हैं पहला दिया है क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। यार अम्लों के धातु के साथ क्रिया कराए थे तो हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन गैस निकला था, लेकिन अब यहाँ क्या होगा देखिए, कुछ धातुएं क्षारक से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं।
यहाँ दिया गया कुछ धातुएं क्षारक से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो यहाँ दिया गया है क्षारक ये है NaOH, यहाँ जिंक है, तो यहाँ क्या बना Na2ZnO2 प्लस H2। आप यहाँ 2 कर लीजिए ताकि बैलेंस हो जाए रिएक्शन। तो सोडियम जिंकेट बन गया प्यारे दोस्तों। लेकिन कह रहा है परंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। यानी अगर हम देखना चाहें क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया तो सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है इसकी अभिक्रिया। तो आप यहाँ ये याद कर सकते हैं। अब दूसरा बढ़ते हैं तो कह रहा है क्षारकों की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। हम लोगों ने अम्लों का जैसे करवाया था प्यारे दोस्तों सीक्वेंस से, वैसे ही क्षारकों के साथ चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है। तो कह रहा है कि क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते ही नहीं है। वाह, बच गए यार रिएक्शन पढ़ने से, क्योंकि उसमें एक रिएक्शन करना पड़ा था कि लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं बना। इसका मतलब ये क्रिया ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ करेंगे क्षारक की अम्ल से क्रिया। अगर यार क्षार और अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं उदासीनीकरण क्रिया कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। चाहो तो आप कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ देखें तो क्षारक की अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अभी हम लोगों ने अम्ल की धात्विक ऑक्साइडों से पढ़े थे, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइडों की। इसीलिए प्यारे दोस्तों मैंने पहले ही MI स्टार करके आपको बता दिया था कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो यहाँ देखिए क्षारक है। अब हम अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करा रहे हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड का मतलब कैसे होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी कुल मिला जुलाकर क्षारक का अम्ल से कराने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं इसलिए क्षारक की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, यहाँ पे हो गया प्यारे दोस्तों CaCO3 प्लस H2O। तो प्यारे दोस्तों आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। हम आपको छोटे छोटे वीडियो में अच्छे से तैयारी करवाना चाहते हैं। तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने पढ़ाई को मत रोकिएगा प्यारे दोस्तों। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।